नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस डॉक्टर विनी शर्मा के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर विनी शर्मा। पिछले वीडियो में हमने मार्गेंथो के द्वारा जो क्लासिकी यथार्थवाद बताया गया था उसकी आलोचना का हमने अध्ययन किया और आलोचना में हमने उसके सिद्धांतों के बारे में, अवगुणों के बारे में, दोषों के बारे में जाना। अब हम मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत का क्या महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का क्या औचित्य है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार की मैंने आपको बताया था कि मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत, जिसमें हम मूल्यांकन की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने आलोचना को हमने पढ़ा था और आलोचना में हमने उसके दोषों को पढ़ा था और अब हम उसके महत्व को पढ़ेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्गेंथो के यथार्थवाद का कुछ महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 20वीं शताब्दी के पहले 3-4 दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता आदर्शवादी उपागम का समर्थन करते रहे। उन्होंने विश्व शांति पर अधिक बल दिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जिसमें न तो हिंसा के लिए कोई स्थान होगा और न युद्धों के लिए। लेकिन 20वीं सदी के चौथे दशक में कई ऐसी घटनाएं घटी कि 1939 में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। सारे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था, सभी देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन होने लगा और उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के साथ ही विश्व में युद्ध के बादल मंडराने लगे। लीग ऑफ नेशंस से लोगों का विश्वास उठ गया था, निशस्त्रीकरण के प्रयास विफल हो गए थे क्योंकि सभी कारणों से आदर्शवादी उपागम के प्रति असंतोष उभरने लगा था। यथार्थवाद अस्तित्व में आया और यह कहा जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते हुए हमारी निगाह वास्तविकता पर टिकी रहनी चाहिए, हमें आदर्शवाद को छोड़ना पड़ेगा। मार्गेंथो के यथार्थवाद को आप चाहे सराहें या उसकी निंदा करें, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्गेंथो का सिद्धांत कई दृष्टि से बड़ा उपयोगी रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ आया कि यथार्थवाद से पहले जिस आदर्शवाद में हम ओतप्रोत थे वो बिल्कुल असफल हुआ और उस आदर्शवाद में हमने ये देखा कि दूसरा महायुद्ध छिड़ गया और लीग ऑफ नेशन की अगर हम बात करें तो लीग ऑफ नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले की संस्था लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया और उस पर से सभी का विश्वास उठ गया। अब मार्गेंथो ने जब यथार्थवाद का अस्तित्व के बारे में बात करी और यह कहा कि हमें आदर्शवाद को छोड़ना पड़ेगा, हमें वास्तविकता से रूबरू होना होगा, तभी हमें आदर्शवादी सिद्धांतों को हमने नकारा और यथार्थवादी सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास किया। मार्गेंथो ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरे प्रवचन या उपदेशों के आधार पर नहीं, उनकी सही संदर्भ में समझना उसको आवश्यक है। वास्तविकता तो यही है कि हर राष्ट्र का हित उसके आर्थिक राजनीतिक प्रभाव के विस्तार पर निर्भर करता है। मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया। इधर उधर बिखरे हुए विचारों को उसने एक सूत्र में पिरोकर उन्हें क्रमबद्ध अध्ययन का रूप प्रदान किया। विवेक और नैतिक सिद्धांत का पालन करके विश्व शांति की स्थापना संभव है। वह सब भावनात्मक बातें हैं। जहां तक शक्ति और प्रभाव के विस्तार का प्रश्न है, इसे प्रत्यक्ष रूप से हर कोई देख सकता है। इसलिए मार्गेंथो का सिद्धांत न केवल यथार्थवादी बल्कि वैज्ञानिक भी है। मार्गेंथो के यथार्थवाद ने आगे के सभी साथियों का मार्ग प्रशस्त भी किया। उसके विचारों को नजरअंदाज करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। उनका सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालित होने का एक तर्कसंगत विश्वसनीय आधार प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर के
मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति और प्रभाव के विस्तार पर जोर देता है और यह भी बताता है कि किस प्रकार से शक्ति और राष्ट्र की शक्ति और प्रभाव जो है पूरे विश्व पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। सत्ता ही स्वार्थ सिद्धि है, यह मानव कुंजी है जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त बंद कपाट खुल जाते हैं। मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक अध्ययन की परंपरा स्थापित की है। केनेथ बोल्ट्जके के शब्दों में, मार्गेंथो से हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सुनिश्चित सिद्धांत चाहे नहीं मिलता हो, पर उसके सिद्धांत रचना के लिए पर्याप्त सामग्री हमें अवश्य मिलती है। थॉमसन भी इसी प्रकार लिखते हैं। मार्गेंथो विश्व की राजनीति पर लिखने वाले समकालीन लेखकों में सबसे बड़े हैं और इसी युग का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत का निर्माण करने वाला प्रमुखतम विचारक हमें मानना चाहिए। उसका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आदर्शवाद के वाकजाल में उलझी हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवाद का सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। यथार्थवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले इधर उधर बिखरे हुए विचार को श्रृंखलाबद्ध करके मार्गेंथो ने उन्हें एक वैज्ञानिक सिद्धांत के धरातल पर बिठा दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मानव स्वभाव से रिश्ता जोड़कर उन्होंने यथार्थवाद को एक ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया। मार्गेंथो की मान्यताओं में हमें भले ही सहमत ना हो, पर यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के महत्व को उजागर करके उन्होंने हमें अध्ययन और अनुसंधान का एक ऐसा ढंग सिखाया जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की समस्याओं का समाधान देखा जा सके। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि मार्गेंथो के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्ष सिद्धांत के रूप में ही स्वीकारना समीचीन होगा, क्योंकि मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत ने हमें अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय विचारकों को, राजनीतिज्ञों को वास्तविकता से परिचित कराया। सारांश में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के औचित्य को हम प्रकट करते हैं। यथार्थवाद प्रणाली जहाँ शक्ति और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है, वहीं आदर्शवादी प्रणाली व्यक्ति के सहज अच्छाई में विश्वास रखती है। यथार्थवादी जो प्रणाली है वो शक्ति, सत्ता मतलब वास्तविकता के इर्द गिर्द घूमती है, व्यवहारिकता के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आदर्शवादी प्रणाली हमेशा नैतिकता और सहज अच्छाई के भरोसे या उसके विश्वास में रहती है। आदर्शवाद के मुख्य प्रतिपादक कॉन्ड्रेसेट 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में उनका एक बहुचर्चित ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज का चित्र प्रस्तुत किया जहां युद्ध और अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ऐसा आदर्शवादी विचारक कॉन्ड्रेसेट कहते हैं कि युद्ध भी नहीं होगा और अत्याचार भी नहीं होगा। कॉन्ड्रेसेट के अनुसार युद्ध मानव की अज्ञान और अविवेकपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है और नई विश्व व्यवस्था विवेक, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रगति पर स्थित होगी। विश्व को विनाश और अत्याचार से बचाने के लिए आदर्शवादियों में तीन मार्ग सुझाए हैं। क्या 3 मार्ग सुझाए हैं? प्रथम, दंड नीति के बजाय नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए। दूसरा, लोकतंत्र विरोधी ताकतों का दमन किया जाए और जिन तानाशाहों या शासकों ने असीम शक्तियों का उपयोग किया है, उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या किया। तीसरा, एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करके शक्ति या सत्ता केंद्रित व्यवस्था को बदला जाए। ये 3 मापदंड ऐसे बताए हैं जो उसमें बताते हैं आदर्शवादी कि इनके माध्यम से हम विश्व को विनाश और अत्याचार से बचा सकते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों, विशेषकर 1939 और 40 तक आदर्शवादी दृष्टिकोण का बोलबाला रहा, पर द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने के बाद यथार्थवाद दृष्टिकोण का जोर शोर से समर्थन किया गया और 1960 के दशक में व्यवस्था परक उपागम पर बल दिया गया। यथार्थवाद और आदर्शवाद का विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों का ही औचित्य है, बशर्ते कि दोनों ही बहुत सख्त रुख का त्याग कर दें। दोनों को एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ
जरूरी है। आज आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्शवाद भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, तो यथार्थवाद भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों ही मार्गों को हमें साथ लेकर चलना होगा। अर्थात अब वर्तमान प्रासंगिकता के रूप में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की हमें आवश्यकता प्रतीत होती है। इस वीडियो में जो हमने यथार्थवादी उपागम और आदर्शवादी उपागम के संदर्भ में हमने जो चर्चा करी, उसकी उपयोगिता, उसके महत्व के बारे में जो चर्चा करी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे हमने लिए हैं। जैसे लीग ऑफ नेशंस से राज्यों का विश्वास क्यों शिथिल हो गया, मार्गेंथो के सिद्धांत की कोई दो उपयोगिता बताइए, आदर्शवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है, विश्व को विनाश से बचाने के लिए आदर्शवादियों ने कौन से उपाय सुझाए, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का औचित्य है, समझाइए। तो इस प्रकार से अब अगले वीडियो में हम इसी अध्याय के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, नव यथार्थवादियों के बारे में। और तब तक आप इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका अपने नोटबुक में उसका आंसर लिखिए, उत्तर लिखिए, और किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे।